एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर या जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है जब हम किसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ कोई वेरिएबल फैक्टर यूज करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है यूजिंग दोज फैक्टर्स वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीज करती रहेगी या वो हमेशा डिक्रीज करती रहेगी, है ना। तो ये क्या कहता है कि वो कुछ स्टेजेस में होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब हम यूज करते हैं सम वेरिएबल फैक्टर, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स जब हम अलग अलग प्रोपोर्शन में किसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ यूज करते हैं तो जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो पहले क्या करती है? इंक्रीज करती है एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या होता है? फिर वो इंक्रीज करती है एट एन डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या होता है? फाइनली वो क्या करती है? वो फॉल करना शुरू कर देती है। ऐसा किस वजह से होता है? ये सब जो है ये हमने इस लॉ में जो है पढ़ना है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है? The law of variable proportion states that as more and more of variable factor is employed with fixed factor, the total product increases with an increasing rate in the beginning, then at a decreasing rate and finally starts falling. ठीक है। से आपके पास लैंड है, ओके, और उसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ भी, वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सिंस इंडिया जो है, इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो काफी प्रोमिनेंट है। हमारे रूरल एरियाज एग्रीकल्चर से जो है वो हर कोई घर जुड़ा होता है। इनफैक्ट एवरीबडी इन इंडिया इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है तो उस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम क्या ले लेते हैं? फिक्स्ड फैक्टर ले लेते हैं। वहीं पे क्या है? जो भी लेबर हम लगा रहे हैं तो वो लेबर क्या है? हमारी वेरिएबल फैक्टर है। तो अब देखो, लैंड आपके पास सेम है, फिक्स्ड है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसी फिक्स्ड लैंड में हम सारे के सारे लेबर्स जो है लाके लगा देंगे तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता तो इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बेसिकली यही इंडिया की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फील्ड में, एग्रीकल्चर में, वो जीरो है। क्योंकि क्या होता है, सेम यहीं पे अगर हमारा जो लैंड है जो कि फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, वो तो सेम है, उस पे हम और जो है लेबर लगा रहे हैं। अब जितनी लेबर लैंड को चाहिए है उतनी लेबर मिल जाने के बाद स्टिल अगर हम और लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा प्रोड्यूस तो नहीं बढ़ने वाला है ना। अगर आप अपने फील्ड से जो है 10 kg ऑफ व्हीट से जो है आप हर साल आपको मिलती है, ठीक है, सिर्फ 10 kg, छोटा सा फील्ड है। अब अगर आप मोर लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो उनका जो है काम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई जो है सोइंग करेगा उसकी, कोई हार्वेस्टिंग करेगा, कोई वीड्स को निकालेगा, है ना, कोई प्लो करेगा। तो काम डिवाइड हो जाएगा तो जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो एनर्जेटिक रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10 से मे बी जो है 15 जा सकती है, 20 जा सकती है, लेकिन अब बस 20 के बाद वो प्रोपोर्शन आ जाएगा जब फिक्स्ड फैक्टर अपने साथ और वेरिएबल फैक्टर नहीं ले सकता है। उसके बाद आप और लेबर भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, 15 लोग, अब 20 लोग भी हो जाओ, लेकिन 20 से ज्यादा वो लैंड आपको प्रोड्यूस नहीं दे पाएगी। और अगर उससे ज्यादा आप लोग वहां पे लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिव लोगों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की तो जीरो होगी ही होगी, लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। अब अगर बहुत सारे लोग हैं उनमें chaos हो जाएगा तो मे बी वो कुछ उल्टा पुल्टा कर दें क्योंकि एकदम बहुत सारे लोग हो गए हैं ना। तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है, ठीक है। और कहते हैं ना कि अगर जो
सिंगल काम है, अगर सेम काम करने वाले अगर 2-3 लोग हों तो उस काम में बिगाड़ आ जाता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है ना। तो इस वजह से हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है as more and more variable factors are employed with fixed factor, जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाए जाते हैं तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट टीपी, वो इंक्रीज करता है पहले एट एन इंक्रीजिंग रेट। शुरू में तो वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, उस अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से ये इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब जो है उसका मतलब यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है, तो अब उसको जितना प्रोपोर्शन चाहिए था वेरिएबल फैक्टर का उसको मिल चुका है, तो अब वो क्या करना शुरू कर जाएगा, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस फिक्स्ड फैक्टर का जो है बस हो जाएगी कि अब अपने साथ और वेरिएबल फैक्टर्स वो नहीं ले सकता है, तो उस पॉइंट के बाद हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो क्या होने लग जाएगा, डिमिनिश होने लग जाएगा। अब इसी को क्या है हम एक टेबल में जो है वो समझ लेते हैं। अच्छा, टेबल में समझने से पहले हम इसकी assumptions भी देख लेते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो assumptions जो है लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें बताती हैं कि किस किस स्टेट में ये एप्लीकेबल होगा। तो assumptions of law of variable proportion, तो 3 मेन assumption है हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। पहले तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी एंड हेंस एज अ रिजल्ट हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी जहां पे डिक्रीज होनी है वहां पे इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करके जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो और प्रोडक्टिव हो सकता है, राइट। सेकंड इज रेशियो इन विच फैक्टर्स आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। तो सिंस हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है, सेम है, तो हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ ही वेरिएबल फैक्टर जो है और जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो जो वो रेशियो होता है वो रेशियो जो है चेंज होता रहता है। तो वो हमें पता ही है कि लॉ में हम फर्स्ट जब इनिशियली हम शुरू कर रहे हैं तो फिक्स्ड फैक्टर के साथ सिर्फ कुछ ही यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैं, फिर वहीं जैसे जैसे हम आगे आगे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो सेम फिक्स्ड यूनिट के साथ जो है हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर यूनिट यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि वो जो कंबाइंड रेशियो है अगर 1 शुरू में इट इज 1:2 तो वो 1:2 ही रहेगा, नहीं, दैट कैन बी 1:4, 1:6। उसी केस में जो हमारा लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा। थर्ड, ऑल वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट। तीसरी ये बात है कि अगर 10 लेबर्स लगाई हैं उन्होंने एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो 10 की जो 10 लेबर्स हैं वो हर एक इक्वली एफिशिएंट है, मतलब हर किसी को अपना काम बखूबी अच्छे तरीके से करना आता है। अगर एक लेबर 10 जो है यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है किसी चीज की, तो बाकी के जो 9 है वो भी 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की assumption। नेक्स्ट इसको हम टेबुलर फॉर्म से और फिर ग्राफिकली भी हम इसको समझ लेते हैं। ओके, अब इस टेबल के थ्रू हम अपने लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। टेबल में हमने लैंड को लिया है फिक्स्ड फैक्टर, जो कि आप देख सकते हैं वो नीचे तक क्या रह रहा है, सेम यूनिट रह रही है, 1 हेक्टर है तो ये हेक्टर्स में है तो 1 हेक्टर ही रह रहा है। वही लेबर आ गई हमारी वेरिएबल फैक्टर। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ एम्प्लॉय करते हैं तो लॉ क्या कहता है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, वो पहले इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम पहुंचने के बाद क्या फॉल करने लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी देखें यही हो रहा है। जब लैंड तो सेम रही है, एक लेबर थी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, 2 है, वहीं हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या था, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर था ये अंडर यूटिलाइज्ड था, तो यहाँ पे इसकी अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी, जैसे ही हमने
सेकेंड यूनिट लाई वेरिएबल फैक्टर की यानी कि लेबर की, तो वो एकदम इंक्रीज हो गई। जब ये इस पॉइंट पे भी पहुंचा तब भी ये क्या था, हमारा फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज था, यानी कि इसको और लेबर या वेरिएबल फैक्टर जो है चाहिए था। तो हमने यहाँ पे जब 3 यूनिट्स ऑफ लेबर लाई तो एकदम ये क्या हो गया, 5 से 9 हो गया। पहले 2 से 5 था तो 3 यूनिट से टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, फिर 5 से 9 हो गया यानी कि 4 यूनिट से इंक्रीज हुई, है ना। तो हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट, 3 to 4 हो गया। हमें ये पता चल रहा है अपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो हमें बताती ही यही है कि एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से टोटल प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आता है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी में 3 से 4 चेंज आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ये चेंज जो है पहली 3rd यूनिट तक तो ये इंक्रीजिंग है, यानी कि ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसमें 3 स्टेजेस हैं, लॉ में भी दी गई हैं, और जब हम इसको डायग्रामेटिकली या फिर टैबुलर फॉर्म में भी देखें तो हम ये ट्रेंड को देखकर ये कह सकते हैं कि इसकी क्या है, 3 क्या है स्टेजेस है। तो पहली स्टेज जहां पे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हमें टोटल प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज बता रही है ना। तो इसलिए हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ही ट्रेंड को देखते हैं यहाँ पे। तो 2, 3, 4, तो यानी कि ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहां तक जब तक 3rd लेबर जो एम्प्लॉय हुई है तब तक हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। वहीं अब क्या होने लगा, 12 से 14 2 यूनिट्स टोटल प्रोडक्टिविटी में चेंज हुए। वही हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो ये 4 से 3 होगी, यानी कि ये डिमिनिशिंग हो गई, है ना। फिर 3 से 2 हुई, अगेन डिमिनिश हो रही है। 2 से 1 अगेन डिमिनिश हो रही है, ठीक है। अब 1 तक तो ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये नेगेटिव हो रही है। तो 1 तक जो है, जहां तक ये सिर्फ डिमिनिश हो रही है, यहां तक क्या होगा, इसका डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो सेम यहां पे भी हम इसको समझ लेते हैं। 12 से 14 हुआ, 2 चेंज आया। 14 से 15 सिंगल यूनिट का चेंज आया। 15 से 15 यानी कि कोई चेंज नहीं आया। इस पॉइंट पे हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। ये वाला पॉइंट है हमारा। इसके बाद क्या होगा, हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिमिनिश होने लग जाएगी, जो कि है हमारी 3rd स्टेज। यहां पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है तो इसी प्रॉब्लम को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लेबर को लग तो रहा होगा कि ये एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली में इसकी एम्प्लॉयमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे काम कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो हमारी इंक्रीज ही नहीं हो रही है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट का क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो इसके बाद हमारी कौन सी आती है, 3rd स्टेज आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। ये 3 स्टेजेस जो है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो हमें बताता है। अच्छा नेगेटिव, अब ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो जाता है, डिटेल में हम इसके जो कॉजेज है वो देखेंगे जरूर। बट सोचने की बात है कि एक लेवल के बाद ये नेगेटिव क्यों हो जाता है। देखो किसी भी चीज पे अगर हम ओवर प्रेशर डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम के बाद वो खराब होने लग जाएगी, है ना। अगर आपके पास घर में कोई भी मशीन है, ठीक है, सिर्फ वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं। अब वॉशिंग मशीन का एक पर्टिकुलर वेट होता है जहां तक वो ले सकती है। आप उतने कपड़े, कम कपड़े डालेंगे तो वो बहुत तेज घूमेगी, ठीक है, जल्दी जल्दी कपड़े वॉश हो रहे हैं, साफ सुथरे वॉश हो रहे हैं। वहीं आप थोड़े कपड़े और डालेंगे तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगेगी, मतलब उस पर लोड पड़ रहा है ना।
फिक्स्ड है वो वहां पे वॉशिंग मशीन हमारे पास एक ही है, कपड़े हम बहुत सारे डाल रहे हैं उसमें। वहीं जब क्या हो जाएगा, आप ओवरलोड कर दोगे, अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े आप ऊपर तक भर दोगे तो एक पॉइंट के बाद वो घूमना ही बंद कर देगी, राइट। तो वही चीज जो है यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि एक पॉइंट के बाद प्रेशर जो होता है फिक्स्ड फैक्टर अपने आप पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ली जा सकती है। ऑल्सो क्या होता है कि फिक्स फैक्टर और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं ये एक पर्टिकुलर रेशियो में ही एक दूसरे के जो है सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। एक लेवल के बाद जो है हम इनको एक दूसरे की जगह नहीं यूज कर सकते हैं। ह्यूमन जो है वो मशीन कंप्लीटली मशीन का काम नहीं कर सकता है, एक हद तक कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हम कहेंगे कि हम नई मशीन नहीं लाएंगे, हम नए लेबरर्स लाके ही काम कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए है तो एक पॉइंट के बाद आपको अपनी कैपिटल भी बढ़ानी होगी। लेकिन हम अपने जो लॉ है उसमें हम ऑलरेडी ये एज्यूम कर चुके हैं कि इसमें क्या होती है, हमारी जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उनके साथ वेरिएबल फैक्टर का जो रिलेशनशिप है वो हम देख रहे हैं। तो इसी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में समझेंगे, इसी टेबल को जो है हम देखेंगे तो देखें, तो ग्राफिकली जब हम देखेंगे, ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व और ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर और वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट। सेम इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट में भी एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर है और वाई एक्सिस पे हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो कि ओरिजिन से राइज करता है, जब यहाँ पे 0 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या है, 0 है। अब हमारी जो फर्स्ट स्टेज यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो कहां तक होगा, ओ एल लेवल तक होगा हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि ये वाला स्टेज जब तक 4 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है एम्प्लॉय हो रहे हैं तब तक क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल total product increases at an increasing rate. At the same time, marginal product rises and reaches its maximum. मतलब marginal product maximum पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेज में ही, जब क्या है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज जब तक हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड स्टेज है यानी कि एल एस लेवल पे जब हमारी क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, टोटल प्रोडक्ट जब एल एस लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो लग रहा है, तो उस स्टेज में आर से लेके टी तक क्या लग जाएगा, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। ये स्लोप इसी वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है उसका इंक्रीज होने का रेट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आर से टी तक क्या है, हमारा टोटल प्रोडक्ट इस पॉइंट तक मैक्सिमम जाएगा, जितना जो है बर्डन हमारा फिक्स्ड फैक्टर ले सकता है वो टी तक ही है, यहाँ तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और इस स्टेज में क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे पहुंच जाएगा। Therefore, in the second stage, that is where there is a diminishing return to a factor, total product will increase at a decreasing rate. At the same time, marginal product will fall and reach 0. ठीक है, it will fall to 0 up to the level of 0 जहां तक हमारी second stage है। तो when total product will be at its maximum, at that point marginal product will be 0. अब थर्ड स्टेज यानी कि एस से बियॉन्ड, अब इस
लेवल से बियॉन्ड अगर हम और वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसका मतलब सीधे सीधे यही है कि प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पे नेगेटिव ही हो जाएगी। तो स्टेज थर्ड हमें क्या दे रही है? नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। In third stage, that is negative returns to scale, total product starts to fall and at the same time marginal productivity becomes negative. All right, ये 3 स्टेज है हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर या फिर लॉ ऑफ जो है हम इसको रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एज अ प्रोड्यूसर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप किस स्टेज में प्रोड्यूस करना जो है मोस्ट बेनिफिशियल समझेंगे? क्या वो स्टेज फर्स्ट होगी, क्या वो स्टेज सेकंड होगी, या वो स्टेज थर्ड होगी? स्टेज फर्स्ट में अगर आप कहेंगे कि हाँ स्टेज फर्स्ट में जो है प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो नहीं, आपका जो जवाब है वो गलत है। फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा फायदा जो है नहीं होगा अगर वो अपनी प्रोडक्शन यहीं रोक देता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में अभी वो अपना टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। फर्दर उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो जितना उसका प्रोडक्शन होगा उतना उसका रेवेन्यू आएगा, राइट? अगर हम कहेंगे कि वो थर्ड स्टेज तक भी प्रोड्यूस करता रहे तो ये बिल्कुल बेवकूफी होगी। कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो थर्ड स्टेज यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स या जो है उसमें क्या प्रोडक्शन कभी भी नहीं करेगा। उसमें प्रोडक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, उसको उसके एक्सपेंसेस तो देने ही है, वहीं उसका टोटल प्रोडक्ट भी फॉल हो रहा है, तो उसका तो डबल नुकसान हो रहा है, डबल लॉस हो रहा है। तो कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो कभी भी थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन नहीं करेगा, ना ही फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन करेगा। एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमेशा सेकेंड स्टेज में ही प्रोडक्शन करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि सेकेंड स्टेज में हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टिल इंक्रीज हो रहा है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम कुछ रीजंस देखेंगे कि क्यों होता है कि फर्स्ट स्टेज में हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि थर्ड स्टेज में जाकर हमारी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव ही हो जाती है। ऑल राइट,